हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास के बाद क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें, तो मेरे टेलीग्राम चैनल कौशल क्लासेस को फॉलो करें। शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की। एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री। पोइट्री में सबसे पहले बता देता हूं मैं, दो तरीके से हम पोइट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, वेरियस जो फॉर्म्स हैं उसकी पोइट्री की, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इसमें। दूसरा हम पढ़ेंगे फेमस पोइट्स, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के फेमस पोइट है, जैसे शेक्सपियर है, जॉन कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये सभी जो है ना, इनके जो फेमस वर्क्स हैं, जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई ये वर्क किसका है, या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो चीज हम पढ़ेंगे इसमें, तीसरी हम चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है भाई। देखो, अगर हम एस्टेट के पैटर्न को फॉलो करें और जो सिलेबस स्ट्रिक्टली एस्टेट के पैटर्न को फॉलो करता है, तो भाई बिल्कुल भी ये मत सोचना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी पोएम्स हैं, उन पोएम्स को आपको डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ना है। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब लाइन लाइन फॉर लाइन पढ़ना है आपको। उसका डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ना है कि कौन सा फिगर स्पीच यूज हुआ है, किस पोइट की है, या ये किस एज में लिखी गई है, या उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं लाइन के, वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एस्टेट का पैटर्न फॉलो किया गया तो सिर्फ फॉर्म ऑफ पोइट्री से या फेमस पोइट से नामात्र के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि बाई चांस एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है, तो भाई देखो, दोनों तरीके से आपको अपने आप को सेफ रखना, सेफ जोन में रखना पड़ेगा, तभी हम ये सारी क्लासेस आपके सामने लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज पोइट्री? अब पोइट्री के बारे में मैं जितना बोलूँ ना, पूरा दिन बोल सकते हैं पोइट्री के बारे में, पीएचडी कर सकते हैं पोइट्री के बारे में। ठीक है। जितने एडजेक्टिव्स मैं इसके लिए यूज करूं, सबलाइम मूड होता है, कोई भी एडजेक्टिव मैं इसके लिए यूज करूं, वो सारे कम है। लेकिन हम है ना पढ़ने वाले हैं स्टिक टू एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम स्टिक टू दैट प्लान रहेंगे। इससे बकवास की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। अब पोइट्री क्या? पोइट्री इज अ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड, बेसिकली ये एक लिटरेचर का पार्ट होता है, और जो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वर्ड्स के रिदम के ऊपर, राइम के ऊपर, और उसके कनेक्टेड मीनिंग्स के ऊपर। अब है ना, ये राइम एंड मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आयम्बिक मीटर में है, टोकाइक मीटर में है। तो यहाँ पे आपको राइम और मीटर समझने के लिए डेडिकेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा अलग से, उसमें आप समझ जाएंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम दें, कभी भी मीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। भाई किसी लाइन में क्या मीटर दे रखा है, कैसे उसको पहचानना है, ठीक है, फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है, राइमिंग स्कीम क्या होती है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली पोइट्री के अंदर राइम एंड मीटर होते हैं। मीटर बेसिकली मीटर क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो वावल्स होते हैं या सिलेबल्स जो होते हैं, उनको कैसे अरेंज किया जाता है पोइट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल, जब मैं ये मीटर और राइम पढ़ाऊंगा तो शुरुआत सिलेबल से ही करेंगे। बेसिकली ये एक यूनिट ऑफ साउंड होती है इन अ वर्ड, यूनिट ऑफ साउंड होती है इन अ वर्ड। ठीक है। ये एक वोवल साउंड होती है जिसके साथ बहुत अनलिमिटेड कॉन्सोनेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉट, यहाँ पे एक वावल साउंड है, वन वावल साउंड है, और एक वर्ड लिया मैंने कॉटेज, यहाँ पे टू वावल साउंड है, तो यहाँ पे वन सिलेबल का यूज हुआ है, और यहाँ पे
2 सिलेबल्स का यूज हुआ है। तो ये सारी बातें कैसे हम पहचानते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है और स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपनी डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पोइट्री की। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय करता है राइम एंड मीटर को। राइम मीटर मैंने अभी अभी बताया। In poetry, words are strung together to form sounds, images, ideas that might be too complex or abstract to describe directly. Basically, इस लाइन का अगर मैं मतलब समझाऊं, abstract thinking को बढ़ावा देने के लिए पोइट्री का यूज करते हैं, या इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर पोइट्री का यूज किया जाता है टू शो वंस फीलिंग, अपनी फीलिंग बताने के लिए, अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए, और शब्दों की, वर्ड्स की खूबसूरती बताने के लिए पोइट्री का यूज किया जाता है। चलिए देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, आप गूगल करिए, आप बहुत सारी बुक्स आती हैं लिटरेचर की, यूजीसी नेट्स की बुक आती हैं जिसमें हमें बहुत सारी डेफिनेशंस देखने को मिलती है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 डेफिनेशंस आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। अब डेफिनेशन को, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन से इनको याद कैसे करेंगे भाई? याद करने का तरीका है, बेसिकली आप क्या करेंगे, कीवर्ड जो होते हैं किसी भी डेफिनेशन के, कुछ कीवर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि पोइट्री इज द फाइनर एंड मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री। अब ये कीवर्ड आप याद कर सकते हैं, मोर फिलोसफिकल एंड मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री। ये किसने बात बोली थी? एरिस्टोटल, जो हमारे बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोली थी, पोइटिक में ये बोली गई थी। ठीक है, डेफिनेशन दी है उन्होंने। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीबी शैली ने दी है, पोइट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन में अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर आ जाता है तो ये डेफिनेशन किसने दी है? पीबी शैली ने दी। आउट ऑफ द क्रेन, यहाँ पे इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, झगड़े की, लड़ाई की बात हो, उस डेफिनेशन का यूज किसने किया है? WB ईस्ट ने किया है। आउट ऑफ द क्वेल विद अदर्स वी मेक रेटोरिक, आउट ऑफ द क्वेल विद आवरसेल्व्स वी मेक पोएट्री। ठीक है, पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट्स हैज फाउंड वर्ड्स, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड इन सिस्टम। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जैसे मैंने याद किया है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, ये कीवर्ड्स आप याद कर सकते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। आगे चलते हैं, टीएस एलियट ने जो डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। यहाँ पे हम एस्केप फ्रॉम इमोशन या एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी से हम इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। देखो, इसको मैं रीड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हाउ टू लर्न कीवर्ड्स टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेक्सपियर ने जो डेफिनेशन दी है उनमें से आप किस कीवर्ड का यूज कर सकते हो? डॉथ ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू हेवन। यहाँ पे देखो, इसने जो रिवर्स, यहाँ पे देखो इस तरीके से इसने डेफिनेशन का यूज किया है। ये कीवर्ड यूज करके आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। देखो, डेफिनेशन 100% आपको मैंने ज़्यादा नहीं बताई है, लर्न करनी ही पड़ेंगी। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं लेकिन ये ऐसी डेफिनेशंस है जो बार बार एग्जाम्स में यूज होती हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस ये कम से कम है ना 4 से 5 बार तो आ गई है डेफिनेशन, हाँ, अलग अलग एग्जाम में, यूपी टेट में, ठीक है, और आपके टीचिंग एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम में बहुत बार आती है, DSSB में और केवीएस एग्जाम्स में ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये कीवर्ड्स किसके अंदर यूज होते हैं? वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के अंदर यूज होते हैं।
और एक और डेफिनेशन इसकी जो पूछी जाती है, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनेस्ट स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो कुछ कीवर्ड्स याद करिए, डेफिनेशन आपके ऊपर है, आप इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, डेफिनेटली ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। अब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात करता हूँ। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री दो फॉर्म्स होती हैं इसकी, आपकी पर्सनल या सब्जेक्टिव पोइट्री, जिसके अंदर आपका आता है एलेजी, लिरिक, ऑड, सोनेट, और आपका ऑब्जेक्टिव या इम्पर्सनल पोइट्री, ठीक है, बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग। बहुत सारी और भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, इसके अंदर और भी फॉर्म्स डाली जा सकती हैं, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं पर्सनल या ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट्री की टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं, और इनको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका, लिरिक का। अब लिरिक बेसिकली होती क्या है? लिरिक एक ग्रीक, बेसिकली लिरिक जो है ये ग्रीक पोएम बोली जाती है या ग्रीक सॉन्ग बोला जाता है, शॉर्ट सॉन्ग बोला जाता है, शॉर्ट पोएम या सॉन्ग बोला जाता है, ठीक है, जो रिदमिक होता है बेसिकली। और ये लायर वर्ड से यूज किया गया है। लायर क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओरिजिनली जो लिरिक हो है वो एक सॉन्ग है इन ग्रीस, मैंने अभी बताया आपको, और ये बजाया जाता था ऑन ए स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या होता है, लायर। लायर में दिखा देता हूँ, ये आपका ग्रीस में इस तरह का कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर जब गाना गाया जाता था या बजाया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं बेसिकली, है ना। लिरिक को अगर समझना है ना तो याद रखना, लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम या शॉर्ट सॉन्ग जो राइम में, रिदम में गाई जाती है, ठीक है। अब a lyric is a short poem which expresses the personal mood and feeling। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर रखी हैं आपके सामने। लिरिक क्या है? शॉर्ट पोएम है, डायरेक्टली 4 ऑप्शन देगा, लॉन्ग पोएम, शॉर्ट पोएम, ठीक है, या प्रोज है, वर्स है, ऐसे कोई करके ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि लिरिक क्या है। बेसिकली लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोएम है, और ये किसको बताता है, किस तरह के मूड को बताता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है, ये भाई ग्लूमी मूड को बताता है, सैड मूड को बताता है, नॉन पर्सनल मूड को बताता है, या पर्सनल मूड को बताता है। तो ये पर्सनल मूड को बताने या फीलिंग्स को शो करने के लिए लिरिक का यूज किया जाता है। It is poetic expression of strong emotions as of love, hope, grief, fear, devotion, patriotism and friendship। ये किस तरह के इमोशंस को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं भाई? लव, होप, ग्रीफ, फियर, डिवोशन, पेट्रियटिज्म एंड फ्रेंडशिप। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिरिक किसके लिए जानी जाती है? अपनी शॉर्टनेस के लिए जानी जाती है, सिंगल थीम के लिए जानी जाती है, इंटेंस सिंगल इमोशन के लिए जानी जाती है, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये जो लिरिक होती है किस तरह का सॉन्ग होता है, या किस तरह की पोएम होती है, किस तरह की पोएट्री होती है। दिस इज वेरी पर्सनल या सब्जेक्टिव इन नेचर। अब बात करते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड लिरिक। अच्छा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पूछे जाएंगे ना, तो इंग्लिश कंट्रीज में जो भी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है ना, वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो हमारी जो पोएम है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये हमारा इन 16th सेंचुरी एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे जो एम्बेसडर थे, सर थॉमस वॉट। इन्होंने इंग्लैंड में जो है आपका लिरिक इंट्रोड्यूस की थी। और आपको याद आया हो, सोनेट को भी इंट्रोड्यूस करने वाले इंग्लैंड में यही है, ये कंटेम्प्रेरी थे आपके शेक्सपियर के, ठीक है। अब जो लिरिक है ना वो फेमसली किसने लिखी है? एलिजाबेथन एज और रोमांटिक पोइट्स जो हैं उन्होंने सबसे अच्छी लिरिक्स लिखी हैं। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, पीबी शैलीज अ स्काईलार्क।
स्काईलार्क एक लिरिक है जो किसने लिखी है, पीबी शैली ने लिखी है। ठीक है, ये ऑल टाइम फेवरेट। अगर मैं बात करूं पीबी शैली किस एज से रिलेटेड है या किस तरह के पोइट है, तो ये रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं पीरियड की। देखो भाई, अगर सिलेबस में मेंशन है कि मेंशन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सिलेबस में मेंशन है या नहीं है कि पीरियड के बारे में या हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है? भाई बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको एटलीस्ट कौन सा पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा, क्या 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 एजेस थी, वो आपको पता आना चाहिए। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अपने फोन पे लगा लीजिए। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये कैसे बांटे गए हैं, इसका ऑथेंटिक सोर्स से मैं इसको लेके आया हूँ। द ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में आप उठा के देखेंगे उस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको कोई डाउट आता है ना कभी भी किसी भी पॉइंट के बारे में, या कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो ठीक पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, तो आपको बुक लेके आ सकते हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन है लिटरेरी टर्म्स का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सभी एजेस दे रखी हैं, इसको 100% याद कर ले। रेनेसेंस दे रखा है, न्यू क्लासिक पीरियड दे रखा है, रोमांटिक पीरियड दे रखा है, विक्टोरियन पीरियड दे रखा है, मॉडर्न पीरियड दे रखा है, और उसके पार्ट्स भी दे रखे हैं। एलिजाबेथन एज कौन सी थी, जैकोबियन एज कब तक रही, कैरोलिन एज कब तक रही। तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लिरिक। अरे सर अभी तो बता रहे थे एलेजी अलग होती है, ओड अलग होती है, सोनेट अलग होती है, बैलेड अलग होती है, डायमेटिक मोनोलॉग अलग टाइप की पोइट्री होती है। भाई देखो, ये सारी की सारी जो पोइट्रीज है ना, ये लिरिकल फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। लिरिक है क्या, बेसिकली एक शॉर्ट सॉन्ग ही तो है, ये शॉर्ट सॉन्ग ही तो है एक। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग एलेजी क्या होती है, हाइकू क्या होती है। अच्छा, हाइकू जो है कि ये जापानीज पोएम होती है 3 लाइन्स की। ठीक है, जापानीज पोएम होती है 3 लाइन की, बाकी तो सबके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर 17 सिलेबल्स होते हैं, ये याद करने की बात है। जो हिम होती है, हिम जो आपकी है वो होती है रिलीजियस प्रेयर्स, रिलीजियस प्रेयर्स। ठीक है, तो रिलीजियस प्रेयर्स, हाइकू, ऑड, सोनेट, बैलेड, ये सभी लिरिकल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लिरिक हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 टाइप पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है, पहली ड्रामेटिक लिरिक और दूसरी है पर्सनल लिरिक। ड्रामेटिक लिरिक के बारे में पढ़ते हैं। ड्रामेटिक लिरिक क्या होती है, इसके अंदर ज्यादातर जो पॉइंट होता है वो हाइपरबोली का यूज करता है। हाइपरबोली यानी कि बढ़ा चढ़ा कर जब हम बातें करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है वो हाइपरबोली का। और ये हम फिगर ऑफ स्पीच जो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या करता है जनरली है ना, ये अपने इमोशंस को बढ़ा चढ़ा के बताता है किसी एक पर्टिकुलरली किसी एक इवेंट के बारे में। जैसे कि भाई कोई भी फेस्टिवल हो गया, ठीक है, या भाई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, ठीक है, या किसी भी फेमस पर्सन है उसकी लाइफ स्पैन हो गया, उसकी जिंदगी के बारे में बता सकता है। ये होता है ड्रामेटिक लिरिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या भाई, ड्रामेटिक लिरिक में जो पॉइंट होता है वो किसको एड्रेस करता है, वो एक एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करता है। दो बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं इसके जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जॉन डन्स कैनोनाइजेशन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी। ठीक है, ये 2 ड्रामेटिक लिरिक हैं। बेसिकली ये एड्रेस करता है, प्रेज करता है, ब्लेम करता है, या कोई भी अपनी व्यू देता है किसी एक फेस्टिवल इवेंट या लाइफ के बारे में किसी एक पर्सन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पर्सनल लिरिक। पर्सनल लिरिक क्या होता है, पर्सनल आपको पता चल गया यानी कि इसमें वो खुद को डिनोट करता है, खुद का यूज करता है।
आए का यूज करता है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज करता है, पर्सनल प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन का यूज करता है। पर्सनल लिरिक में पर्सनल प्रोनाउन आए का यूज करता है ज्यादातर। ठीक है, अपनी खुद की लाइफ के बारे में फीलिंग्स, इमोशन या इमेजिनेशन थ्रू लिरिक्स ये बताता है। और इसका जो रेफरेंस होता है, चाहे किसी भी तरीके से या किसी भी सिनेरियो से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑथर्स लाइफ से होता है, पोइट की लाइफ से होता है। वन ऑफ माय फेवरेट और मोस्ट फेमस पोएम है ये जॉन मिल्टन की, दूसरे नाम से भी जानते होंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। जॉन मिल्टन, जैसे कि जॉन मिल्टन 1608 में 1608 में पैदा हुए थे और ये 1652 में आपका ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे आफ्टर 44 ईयर्स। ठीक है, और ये एक सोनेट है। देखो ये लिरिक जो हो सकती है, एक सोनेट हो सकती है, ये मेंशन किया गया है, सोनेट है 14 लाइंस की। सोनेट 14 लाइंस का होता है। नेक्स्ट क्लास सोनेट की ही होगी, तो उसमें बताएंगे भाई इटालियन सोनेट या पेट्रिकन सोनेट क्या होता है, या भाई शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है, मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है। ठीक है, ये सोनेट है 14 लाइंस की। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये पर्सनल लिरिक है और सैमुअल टेलर की फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। तो ये हमारे लिरिक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस थे। बेसिकली जो भी मैंने हाईलाइटेड पार्ट कर रखा है वो 100% आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोनेट। और आपने देखा होगा, देखो भाई सभी ऑथेंटिक सोर्स से मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, और बड़ी मेहनत लगती है सोर्सेज को इकट्ठा करके एक जगह डाल के और आपको प्रोवाइड करवाना, और एक एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करवाना। 100% आपने कुछ ना कुछ आज नया सीखा है अगर आप यहाँ तक आए हैं तो भाई मेहनत को रिस्पेक्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जो उन सभी लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो टीजीटी इंग्लिश HSSC स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।